आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर आप लोग का है। ठीक है, इसमें ये सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इसमें बहुत सारा है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी हुआ, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। मेनली इससे जो क्वेश्चंस आता है वो यूजेज ऑफ डायमेंशन से आता है, या स्मॉल क्वेश्चन आपको डायमेंशन निकालने के लिए बोलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन बताइए। ठीक है, फिर फाइनली हम लोग को एरर पढ़ना है। तो इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहना है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन तो इससे आता ही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेज्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हो, तौल सकते हो, या द क्वांटिटी विच इज़ यूज टू डील द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जिस क्वांटिटी की ज़रूरत होती है वो सारा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। And to measure a physical quantity, some standard is required which is called unit of that physical quantity। और किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए किसी स्टैंडर्ड की आवश्यकता होता है। स्टैंडर्ड मतलब मानक, किसी मानक की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, इफ़ वी से दैट लेंथ ऑफ ए रॉड इज़ 5 मीटर, इट मीन्स लेंथ इज़ 5 times द यूनिट, दैट इज़ मीटर। जैसे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कौन है, लेंथ, और उसका यूनिट कौन सा है, मीटर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, एन न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक है, दैट इज m इज इक्वल टू n इंटू यू। बोल सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि फोर्स इज 10 न्यूटन, सुने होंगे, फोर्स इज 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 टाइम्स है किसके, न्यूटन के। न्यूटन क्या हुआ, फोर्स का यूनिट, और 10 को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और F टोटल जो 10 इंटू n करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, दैट इज फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 10n, लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, 10, और यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ठीक है, जैसे यहाँ हम 10 न्यूटन लिखे, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वांटिटी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, बस एक SI सिस्टम में है और दूसरा CGS सिस्टम में है। 10 न्यूटन और 10 इंटू 10 टू पावर 5 डाइन दोनों एक ही फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक और एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पे, जैसे लेंथ बोलते हैं हम लोग L बराबर 1 मीटर। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों क्या एक ही लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इनिशियली क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 था, यूनिट क्या था, मीटर था, फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 100, यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर, और दोनों इक्वल है, तो उसी को हम लिखें n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम यूनिट को छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, अगर यूनिट को बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। दैट इज n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये बात समझ में आ रहा है। जैसे यहीं देखिए,
हम लोग यूनिट को क्या किए, छोटा, मीटर से सेंटीमीटर किए, तो यूनिट छोटा हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 100 हो गया, बड़ा हो गया। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे दिस इम्प्लाइज N1 बाय N2 इज इक्वल टू U2 बाय U1। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया जिसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। मान लेते हैं एक सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया रहे और आपको बताना है दूसरे सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी पे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी भी बोला जाता है। तो बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दैट इज वैसा क्वांटिटी जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, द क्वांटिटी विच इज सेल्फ डिपेंडेंट आर फंडामेंटल क्वांटिटी। और पूरे फिजिक्स में तो ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम मैकेनिक्स पार्ट की बात करेंगे तो इन मैकेनिक्स देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। वो कौन कौन है, लेंथ, मास एंड टाइम। एंड एनी अदर क्वांटिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज 3 फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब इसी 3 क्वांटिटी की मदद से और कोई भी क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बाकी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, या इस तीनों को छोड़ करके, मतलब लेंथ, मास और टाइम को छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी क्वांटिटी आपको मैकेनिक्स में दिखे वो सारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, यहाँ हम वेलोसिटी की ही बात करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे डिराइव्ड है। ठीक है, तो वेलोसिटी का कोई एक फार्मूला बताइए, कोई भी फार्मूला। हालांकि अभी तो आप एक ही फार्मूला पढ़े होंगे वेलोसिटी का, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से लेंथ है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम। तो देखिए लेंथ फंडामेंटल था, टाइम भी फंडामेंटल है, मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड किया, फंडामेंटल क्वांटिटी पे, इसलिए वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स बराबर कोई भी फॉर्मूला, अभी तो एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स का, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास फंडामेंटल है, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी में मास था ना, लेंथ, मास और टाइम। तो मास फंडामेंटल है, एक्सीलरेशन फंडामेंटल नहीं है। लेकिन एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन के बारे में पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रफ्तार से वेलोसिटी बदल रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, तो इसको हम मास को मास ही छोड़ देते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी बाय टाइम, इन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए मास भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, लेकिन वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं। हमको क्या करना है कि जो भी क्वांटिटीज यहाँ पे आ रहा है सबको फंडामेंटल के टर्म में कन्वर्ट करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ मास और टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल हो चुका है, मतलब अब ये सब डिवाइड नहीं होगा, इससे छोटा बेस यूनिट हम नहीं ला सकते हैं, बेस यूनिट ये सब है। अब वेलोसिटी को बदलना है, तो मास को हम स्मॉल m से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, बाय टाइम को t से कर दिए, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंथ लिख सकते हैं बाय टाइम। तो क्या लिख सकते हैं फाइनली, ml बाय टी स्क्वायर। तो देखिए फोर्स किस पे डिपेंड किया, m मास पे, l लेंथ पे और t टाइम पे, जो कि फंडामेंटल था। इसीलिए फोर्स क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। हम एक और एग्जांपल लिए यहाँ पे मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम फंडामेंटल आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, ये भी फंडामेंटल हो गया। तो मास और डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट किए बाय T।
मोमेंटम भी क्या आ गया, फंडामेंटल पे डिपेंड किया, मतलब मोमेंटम भी क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी आप ले लें, जो ये 3 एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अलावे कोई भी एक और आप ले लीजिए। हम एक और बता रहे हैं, जैसे हम लेते हैं पावर। पावर क्या होता है, पावर के बारे में पहले भी पढ़े हैं। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो क्या हो गया, कोई भी एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। कभी भी डिपेंडेंसी आपको मालूम करना हो, कोई भी क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अगर ये आपको पता करना हो तो हमको क्या करना है, कोई एक फार्मूला पता करना होगा, कोई एक फार्मूला आपको जानना होगा। जैसे यहाँ पावर का एक फार्मूला हमको पता है, वर्क बाय टाइम। आगे आप हायर क्लास ये आगे चैप्टर्स जब पढ़िएगा तो बहुत सारा फार्मूला आपको पावर का ही दिखेगा। करंट में पावर का कुछ और फार्मूला दिखेगा आपको, लाइट में कुछ और फार्मूला दिखेगा, ठीक है। तो हर जगह फार्मूला बदलेगा, लेकिन जो डिपेंडेंसी होगा फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो हमेशा सेम होगा। डिपेंडेंसी बोलने का मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर डिपेंड कर रहा है। जिस फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर यहाँ पे डिपेंड करेगा, उसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर लाइट में भी डिपेंड करेगा, उसी फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर करंट में भी डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी हमेशा सेम होना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखे वर्क बाय टाइम। टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल हो गया, लेकिन वर्क फंडामेंटल नहीं है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए हम लिख दिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को लेंथ बोल सकते हैं बाय टाइम। अब देखिए लेंथ और टाइम फंडामेंटल आ गया, फोर्स अभी फंडामेंटल नहीं है। फोर्स को और सब डिवाइड करते हैं हम लोग। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू लेंथ बाय टाइम। चलिए अभी मास हो गया, लेंथ हो गया, एक टाइम हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी चेंज नहीं हुआ है फंडामेंटल के टर्म में। तो अब सबको जो फंडामेंटल आ चुका है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो एम एल बाय टी, ठीक। अब बचा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन को क्या लिखे हम लोग, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अभी टाइम भी फंडामेंटल आ चुका, लेकिन वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे फिर से, लेंथ बाय टाइम। तो देखिए अब टाइम नीचे एक और आ जाएगा, तो टी स्क्वायर नीचे, ठीक है, एक टी है यहाँ पे, तो टी क्यूब नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर बाय टी क्यूब। एल स्क्वायर कहाँ से आया, वेलोसिटी को क्या लिखे, लेंथ बाय टाइम, ठीक है। तो ये लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एल स्क्वायर हो गया। अब बाय टाइम नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो टाइम स्क्वायर हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, टी क्यूब हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया, पावर किस पे डिपेंड किया, मास, लेंथ और टाइम पे, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऐसा सारा क्वांटिटी आपको जो भी मिलेगा फिजिक्स में वो हमेशा फंडामेंटल पे ही डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे अभी जितने भी क्वांटिटी फिजिक्स में है उसको मेज़र करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता है, लेकिन किस सिस्टम में हम किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करें, ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, ठीक है। तो पहले फिजिक्स में क्या था कि 3 सिस्टम चला आ रहा था पहले से, MKS, CGS और FPS सिस्टम। तो इस तीनों से बहुत कन्फ्यूज़न होता था, ठीक है। तो फाइनली इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए SI सिस्टम बनाया गया। वो कन्फ्यूज़न क्या था वो हम बताते हैं आपको। तो पहले आप देखिए MKS सिस्टम क्या है, ठीक है। तो MKS सिस्टम, इस सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन हुआ, लेंथ, मास और टाइम, और उसका रेस्पेक्टिव यूनिट्स। रेस्पेक्टिव मीन्स लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड। सिमिलरली CGS सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी वही है, लेंथ, मास और टाइम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। FPS में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट कौन कौन है, वही लेंथ, मास और टाइम, और इसका SI यूनिट क्या, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है। 1 फुट में कितना है, 1 फुट पता है आपको, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, ठीक है। और 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.5
30.48 सेंटीमीटर, मतलब 1 फुट मीन्स 30.48 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.45 kg। जीरो 0.45 kg, ठीक है। लेकिन इस 3 से बहुत कन्फ्यूज़न होता था। जैसे मान लेते हैं हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लोग MKS सिस्टम को ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम इस बेंच की लंबाई को बोलते हैं 2 मीटर। कहीं पे हम इंग्लैंड चले जाएं, इसी बेंच की लंबाई को वो लोग फीट में बताएगा। हम कहीं और चले जाएं, उसको सेंटीमीटर में बताएगा। तो अगर हम सारे सिस्टम के बारे में नहीं जानते हों तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा हमको। तब साइंटिस्ट लोग मिल करके फाइनली एक डिसीजन किया और एक ऐसा ही सिस्टम बनाया, ठीक है। इस सिस्टम में क्या किया, इसमें और भी एक कन्फ्यूज़न था इस तीनों में, कि इस 3 सिस्टम की मदद से हम सिर्फ मैकेनिक्स का वाले क्वांटिटीज़ को ही यूनिट प्रोवाइड करा पा रहे थे, ठीक है। लेकिन बाकी जैसे लाइट आ गया, साउंड है, हीट है, मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब में जो भी क्वांटिटीज़ है उसका यूनिट को हम नहीं बता पा रहे थे इससे, ठीक है। तब फाइनली वो लोग एक ऐसा ही सिस्टम बनाया जिसमें पूरे फिजिक्स को इंक्लूड किया गया, और इसमें 3 की बजाय 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को इंक्लूड किया गया, जिसकी मदद से हम पूरे फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का यूनिट आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा ही सिस्टम बनाया जा रहा था तब वो लोग सोचा कि इस 3 सिस्टम तो ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है, ठीक है। इस 3 में से जो सबसे ज़्यादा जिस सिस्टम को लोग पसंद कर रहे हैं दैट इज़ MKS सिस्टम, उसी को एक्सटेंडेड रूप दे करके SI बना दिया जाए। तो MKS SI सिस्टम क्या है? MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो इट इज़ द SI सिस्टम क्या है? इट इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। SI सिस्टम क्या हुआ? इट इज़ द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम, एंड इन दिस सिस्टम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वेर इंक्लूडेड। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन था? तो सबसे पहले कौन सा? 3 तो मैकेनिक्स में आप पढ़े हैं, मैकेनिक्स में पहले से ही पता है आपको, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। सिंबल क्या, यहाँ पे जो भी यूनिट दिया हुआ है सभी SI यूनिट दिया हुआ है। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, सिंबल M। मास का किलोग्राम, सिंबल kg। टाइम का सेकेंड, सिंबल S। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लाइट में पढ़ना है आपको, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, सिंबल CD। करंट एम्पियर, जिसको A या I से भी हम सिंबलाइज करते हैं, कहीं कहीं आपको A दिखेगा, कहीं कहीं I दिखेगा, ठीक है। फिर से टेम्परेचर, जिसका SI यूनिट क्या हुआ? केल्विन, पढ़े हुए होंगे, K से ही डिनोट करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL से डिनोट करेंगे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ये 7 के अलावे 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को इसमें इंक्लूड किया गया। 7 के अलावे 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को इंक्लूड किया गया, और वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन है? वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक हो गया प्लेन एंगल, एक प्लेन एंगल जिसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। प्लेन एंगल मतलब जैसे कोई भी एंगल, 2 लाइन हम ड्रॉ किए यहाँ पे, दोनों कट किया, ये जो एंगल बना दैट इज़ क्या? प्लेन एंगल, क्योंकि ये एंगल हम प्लेन में बनाए हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन, और इसका सिंबल क्या होगा? RAD। और दूसरा है क्या? सॉलिड एंगल, ठीक है। इसका यूनिट स्टेरेडियन, सिंबल SR। सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल। जैसे आप देखे होंगे भुजा बेचने वाला जो कागज़ का बना के बेचता है, वहाँ पे 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जैसे कोई स्फेयर है, स्फेयर को हम काट दें और उसके पेरीफेरी को, कटा हुआ पार्ट के पेरीफेरी को सेंटर से मिला दिया जाए, तो वहाँ जो कोन बनता है दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल, और उसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, जिसका सिंबल SR है, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।